प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार, सहआचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय बाबू सोबाराम कला महाविद्यालय अलवर। इस वीडियो में हम व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र तथा सीमाओं के बारे में अध्ययन किया था। उसके अगले वीडियो में हमने समष्टि अर्थशास्त्र की क्षेत्र, परिभाषा, सीमाओं तथा लाभ के अध्ययन किया था हमने। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या संबंध होता है का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए समष्टि तथा समष्टि दोनों ही आर्थिक विश्लेषण काफ़ी महत्व है। ये दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बल्कि पूरक है। एक अध्ययन के लिए दूसरे का अध्ययन आवश्यक है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने ठीक ही कहा है कि वास्तव में समष्टिगत तथा व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरों को नहीं समझते तो आप अर्ध शिक्षित हैं। इन दोनों को संबंध को निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के अध्ययन के लिए कई बार समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक फर्म मजदूर को मजदूरी देती है, वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि अर्थव्यवस्था में दूसरी फर्म क्या मजदूरी दे रही है। किसी एक वस्तु की कीमत कितनी निर्धारित होगी, ये केवल उस वस्तु की मांग और पूर्ति पर निर्भर नहीं करती बल्कि दूसरी वस्तुओं की मांग और पूर्ति पर भी निर्भर करती है। कोई फर्म कितना माल बेच सकेगी, ये केवल उस फर्म के द्वारा बनाई गई वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर नहीं करता बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि समाज में कुल मुद्रा की पूर्ति कितनी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी विशेष समस्या का अध्ययन करने के लिए समष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन भी काफ़ी आवश्यक है। वास्तव में समाज व्यक्तियों का योग है। जिस प्रकार व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है, उसी प्रकार बहुत सी फर्मों से मिलकर एक उद्योग बनता है तथा बहुत से उद्योगों से मिलकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की समष्टि अर्थशास्त्र के लिए आवश्यक निम्नलिखित बातों से ज्ञात हो जाती है। पहला, वास्तव में संपूर्ण अर्थव्यवस्था विभिन्न इकाइयों का जोड़ है, इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य समझने के लिए विभिन्न इकाइयों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। दूसरा, राष्ट्रीय आय के अध्ययन के लिए प्रति व्यक्ति आय के अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय व्यक्तिगत आय के जोड़ का परिणाम है। तीसरा, यदि सभी लोगों का आय बढ़ जाए तो ये आय लोग विभिन्न प्रकार से खर्च करेंगे। यदि लोग सूती कपड़े की अपेक्षा टेरिलिन का कपड़ा अधिक खरीदते तो टेलीकॉम उद्योग का अधिक विकास होगा। संक्षेप में, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। आर्थिक विश्लेषण में ये दोनों साधन एक दूसरे के पूरक है। जिस प्रकार चलने के लिए दाएं बाएं पांव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जरूरी है। व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर, सामूहिकता के स्तर में अंतर। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक तत्व की सामूहिकता के स्तर में अंतर पाया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अकेली आर्थिक इकाई जैसे फर्म तथा आर्थिक इकाइयों के एक छोटे समूह जैसे एक उद्योग से संबंधित है, इनकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की सारी फर्मों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उद्देश्य। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य साधनों को उचित बंटवारे से संबंधित होता है। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य साधनों को पूर्ण रोजगार तथा साधनों के विकास से संबंधित समस्याओं से है। तीसरा, आधारभूत अंतर। प्रोफेसर जी थिमैया के अनुसार समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य अंतर यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं का मुख्य निर्धारक कीमत है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या का मुख्य निर्धारक आय है। अध्ययन के तरीके। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सिद्धांतों का बनाते समय ये मान लेते हैं कि अन्य बातें समान रहेंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी प्रक्रिया से संबंधित केवल महत्वपूर्ण तत्वों के संबंध का अध्ययन करते हैं। जैसे मांग के नियम में केवल मांग तथा कीमत के संबंध का अध्ययन करते हैं। मांग पर आय, रुचि, आदत, दूसरी वस्तु पर कीमत आदि के पड़ने वाले प्रभाव को हम स्थिर मान लेते हैं।
जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक तत्वों को बड़े बड़े महत्वपूर्ण समूह में बांटा जाता है, जैसे कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल भोग, कुल निवेश। इन तत्वों की परस्पर निर्भरता का अध्ययन किया जाता है। पांचवा, विरोधाभास। व्यष्टि से समष्टि क्रियाओं में कई प्रकार विरोधाभास पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि व्यक्तियों के जोड़ से समाज ही रचना होती है, परंतु कई कार्य जो एक व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं वो सारे समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों का विरोधाभास कहा जाता है। मान्यताएं। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र की मान्यताएं अलग अलग होती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मान लिया जाता है कि देश में पूर्ण रोजगार है, कुल उत्पादन तथा कुल व्यय निश्चित है। इन मान्यताओं के आधार पर यह जानने की कोशिश की जाती है कि उत्पादन, रोजगार आदि का बंटवारा कैसे हो। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र इस बात को मान लेता है कि देश के साधनों का बंटवारा कैसे हो रहा है यह निश्चित है। सातवां, विश्लेषणात्मक अंतर। प्रोफेसर पेंटिंगन, प्रोफेसर क्लोबर्ग आदि के अनुसार समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संतुलन की स्थिति में आर्थिक तत्वों के व्यवहार से अध्ययन से है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध असंतुलन की स्थिति से है। आठवां, परिवर्तन। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर इस बात से भी सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत दृष्टिकोण तो बदल रही हैं, परंतु सामूहिक दृष्टिकोण में ये स्थिर रहती है। उदाहरण के लिए कई परिवारों में सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है, परंतु कई परिवारों में उतनी कम हो सकती है। इसलिए परिवारों का औसत निकालने पर कुल जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन न होने की संभावना हो जाती है। अंत में प्रोफेसर बोल्डिंग ने ठीक ही कहा है कि समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में पाए जाने वाले अंतर के कारण भी ये नहीं समझना चाहिए कि दोनों विभिन्न क्रियाएं हैं। ये तो वास्तव में आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के विभिन्न तरीके हैं। सामूहिक या समष्टि आर्थिक विरोधाभास। ये साधारण अनुभव की बात है कि बहुत सी आर्थिक क्रियाएं एक व्यक्ति के लिए उचित हो सकती है, परंतु जब उन्हें पूरे समाज पर लागू किया जाता है तो वो उचित सिद्ध नहीं होती। इन शब्दों में आर्थिक नियम व्यक्तिगत इकाइयों पर तो लागू होते हैं, परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसमें बहुत विरोधाभास उत्पन्न हो जाते हैं। समष्टि आर्थिक विरोधाभासियों अर्थात जो अंश के लिए सही है और समूह के लिए सही नहीं है, कि आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिनमें पहला है बचत। एक व्यक्ति के लिए सदा ठीक है क्योंकि वे वृद्धावस्था, अपने बच्चों की शिक्षा आदि उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बचत करता है, परंतु समस्त अर्थव्यवस्था के लिए बचत को सदा अच्छी नहीं कहा जा सकता। यदि एक अर्थव्यवस्था मंदी और बेरोजगारी के चक्र में फंसी हुई तो बचत में वृद्धि होने से समाज की सामूहिक मांग और घट जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप मंदी तथा बेरोजगारी की ओर अधिक फैल जाएगी। यदि एक व्यक्तिगत उद्योग में मजदूरी कम करने से उस उद्योग को रोजगार का स्तर बढ़ जाता है, परंतु यदि अर्थव्यवस्था में मजदूरी की दरों में सामान्य रूप से कमी कर दी जाए, तब देश में वस्तुओं सेवाओं की सामूहिक मांग घट जाएगी। वस्तुओं की सामूहिक मांग घटने से फलस्वरूप श्रमों की मांग घट जाएगी, जिससे रोजगार के बढ़ने के स्थान पर घट जाएगा। तीसरा, यदि एक व्यक्ति बैंक से अपनी समस्त जमा राशि निकाल लेता है तो कोई हानि नहीं होगी, परंतु यदि सारे व्यक्ति अपनी जमा राशि निकाल लेते हैं तो बैंक फेल हो जाएगा। यदि एक किसान मेहनत करता है तथा प्रकृति उसका साथ देती तो फसल अधिक पैदा होने से उसकी आय में वृद्धि होगी, परंतु यदि सभी किसान मेहनत करते तथा सारे देश में खूब फसल पैदा होती है तो फसल की कीमत कम हो जाएगी तथा कुल कृषि आय कम हो जाएगी। यदि एक उद्योग अपने पदार्थों की कीमतें बढ़ा देगा तो वो उस उद्योग में सभी फर्मों को लाभ होगा। इसके विपरीत देश में यदि सभी वस्तुओं की कीमतें एक अनुपात में बढ़ जाती हैं तो किसी को भी लाभ नहीं होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो नियम व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, फर्म, उद्योग के व्यवहार के बारे में ठीक है, उनको यदि समस्त अर्थव्यवस्था के व्यवहार पर लागू किया जाए तो भ्रामक या गलत निष्कर्ष प्राप्त होंगे। अज्ञातात्मक तथा गत्यात्मक विश्लेषण, स्थितिक प्रायोगिक विश्लेषण। आर्थिक सिद्धांतों को दो प्रकार का विश्लेषण किया जाता है, एक गत्यात्मक विश्लेषण तथा गत्यात्मक विश्लेषण। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र में स्थितिक तथा प्रायोगिक विश्लेषण का प्रयोग किया जा रहा है। समाजशास्त्र में ये धारणाओं का प्रयोग सबसे पहले ऑगस्ट काम्टे ने किया था। उन्होंने ये सब जीव विज्ञान से लिए हैं। अर्थशास्त्र में सबसे पहले जेम्स मिल ने इन शब्दों का प्रयोग अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में किया था। इन धारणाओं का विशेष विकास हिग्स, फ्रिज,
टिनबर्जन, शुपिटर, सैमुअल्सन आदि अर्थशास्त्रियों ने किया है। पहला है अगत्यात्मक विश्लेषण। स्थितिक विश्लेषण। अगत्यात्मक विश्लेषण वह विश्लेषण है जिसमें आर्थिक तत्वों की संतुलन की दशाओं का विश्लेषण किया जाता है। इनका संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है। मान लीजिए t समय में किसी वस्तु की मान dt है तथा t समय से कीमत pt है। इसके संबंध को अगत्यात्मक विश्लेषण निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रकट किया जा सकता है। dt = pt। इसमें t समय से मांग है और dt समय में कीमत और pt समय फलन का फंक्शन है। इसकी परिभाषा प्रोफेसर शुपिटर के अनुसार अगत्यात्मक स्थितिक विश्लेषण से हमारा अभिप्राय आर्थिक घटनाओं के अध्ययन के उस तरीके से है जो आर्थिक प्रणाली के विभिन्न तत्वों जैसे कीमतों, मात्राओं में संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है। इन तत्वों का संबंध समय की ही अवधि से होता है। विशेषताएं। अगत्यात्मक विश्लेषण की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। समय रहित। अगत्यात्मक विश्लेषण का समय से कोई संबंध नहीं है। इसके अंतर्गत आर्थिक तत्वों जैसे मांग, पूर्ति, कीमत आदि के उसी मूल्य का अध्ययन किया जाता है जो समय के एक बिंदु में पाया जाता है। संतुलन की दशाएं। इस विश्लेषण का संबंध संतुलन की दशाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि संतुलन की कौन सी शर्तें हैं। जैसे संतुलन कीमत की शर्त है कि वस्तु की मांग तथा पूर्ति के एक दूसरे के बराबर हो। तीसरा, अनिश्चितता के लिए कोई स्थान नहीं। अगत्यात्मक विश्लेषण अपने सभी पहलुओं में समय से संचित या सारांशित होती है। इससे अनिश्चितता का कोई स्थान नहीं है। जिन अनिश्चितता का अनुमान सही रूप से लगाया जाता है केवल उन्हीं को अगत्यात्मक विश्लेषण में शामिल किया जाता है।